नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर की। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी और इसमें 26 नवंबर को हालांकि बैठकें नहीं होंगी। इस दौरान मनाया जाएगा संविधान दिवस। सरकार ने सत्र में विचार के लिए लिस्ट की तैयार और वक्त संशोधन समेत 16 विधायकों की लिस्ट तैयार की है। तो इसमें वक्त संशोधन बिल समेत 16 विधेयकों की लिस्ट तैयार की है। लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई प्रस्ताव टेबल किए जाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखेंगे। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 19 बैठकें होंगी और राज्यसभा में 9 बैठकें प्रस्तावित है। 26 नवंबर को बैठकें नहीं होंगी। इस दौरान 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। सरकार ने सत्र में विचार के लिए लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल है, जिसमें विचार किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल समेत 16 विधेयकों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें से आपको बता दें कि लोकसभा में ऐसे 8 विधेयक हैं जो लंबित है और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित है। जो लंबित विधेयक है उन पर एक बार फिर से नए सिरे से चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखेंगे। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस दौरान अपनी बात रखेंगे। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 19 बैठकें इस सत्र के दौरान की जाएंगी। वहीं राज्यसभा की 9 बैठकें करने का प्रस्ताव है। वहीं 26 नवंबर की अगर बात करें, 26 नवंबर को बैठकें नहीं होंगी। इस दौरान 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। सरकार ने सत्र में विचार के लिए जो लिस्ट है वो भी तैयार कर ली है। इसमें सबसे पहले वक्त संशोधन बिल पर चर्चा की जाएगी। साथ ही वक्त संशोधन बिल समेत 16 विधेयक हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें एक बार फिर से संसद में नए सिरे से चर्चा होगी। अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में 8 विधेयक अभी फिलहाल लंबित है और राज्यसभा में 2 ऐसे विधेयक हैं जो लंबित हैं। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन शुरू होने वाला है। अब बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां समाजवादी पार्टी एक बार फिर तेवर के साथ पीडीए को धार देगी। ध्रुवीकरण रोकने के लिए समाजवादी पार्टी अब लोकसभा वाला फॉर्मूला अपनाएगी। संसद से लेकर विधानसभा तक सपा पीडीए का मुद्दा उठाएगी। पीडीए के सहारे 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 2027 की जमीन तैयार करने में जुट गई है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोटों को और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी अब कड़ाई से जुट गई है। तो समाजवादी पार्टी लोकसभा वाला फॉर्मूला अपनाने जा रही है। बता दें कि लोकसभा में बम्पर जीत के बाद यूपी में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उनमें समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। 9 में से महज 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी एक बार नए सिरे से पीडीए को धार देगी। ध्रुवीकरण रोकने के लिए समाजवादी पार्टी लोकसभा वाला फॉर्मूला अपनाएगी। संसद से लेकर विधानसभा तक समाजवादी पार्टी पीडीए का मुद्दा उठाएगी। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया था और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की थी। और समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में काफी सटीक भी साबित हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत पाई यूपी की। ऐसे में
जब यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। हालांकि अब 2027 की जमीन तैयार करने में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जुट गई है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला काफी सटीक साबित हुआ। हालांकि यूपी में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ तो वहां पर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। अब किस तरह से 2027 के लिए रणनीति बनाई जाएगी और क्या कुछ बदलाव किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल लिया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया और यह कहा गया कि पीडीए फार्मूला पूरी तरह से सक्सेस हुआ, सफल हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें उपचुनाव की तो उपचुनाव में 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। लेकिन यहाँ पर बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है, चाहे पुनर की सीट हो, यहाँ पर सपा की जमानत जब्त हो गई। तो वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो वोटों का जो मार्जिन है, चाहे शीशा में हो या फिर कराल सीट, यहाँ पर मार्जिन कम हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशन बड़ी खबर है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तैयारियों की, तो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने जो है चुनाव लड़ा था और कहा यह भी जा रहा है अब कि कांग्रेस का चाहे 10% वोट ही प्लस हुआ था समाजवादी पार्टी को और यही वजह रही कि जीत मिली। जो पीडीए फार्मूला का दम भरा जा रहा है, इसमें भी इस्तेमाल किया गया पीडीए फार्मूला उपचुनाव में। लेकिन कहीं न कहीं जो वोटों का जुड़ाव है वह समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दिखा और यही वजह रही। पीडीए का फॉर्मूला सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में काम कर गया, उपचुनाव में क्या हुआ? क्योंकि उपचुनाव की अगर बात करें, कई ऐसी सीट थी जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है, चाहे मुरादाबाद की कुंदर की सीट की बात कर ले, वहां भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। तो क्या वजह समझ पा रहे हैं जो पीडीए लोकसभा में चल गया लेकिन उपचुनाव में फेल हो गया? देखिए रिया, अगर बात करें वजह समझने की, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के हर वोटों पर नजर रहती है और उन्हें मनाने और अपने पाले में करने के लिए हर जुगत लगाई जाती है। लेकिन वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के सहारे जो है चुनावी बैतरणी पाल लगाने की जुगत में रहती है। और जिस तरह से अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का हाथ साथ में था और हर जिले में चाहे 10,000 हो या 5,000 हो, सॉलिड वोटर कांग्रेस का रहता है। और लोकसभा चुनाव में यही 5-10 हजार का वोट जो है कहीं न कहीं सपा के लिए एक संजीवनी बना। लेकिन जिस तरह से दोनों के रिश्ते उपचुनाव में जो है बिखरे दिखे, दूरियां दिखी, उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव की तरह यहाँ इस उपचुनाव में नहीं देखने को मिला और यही वजह रही कि काफी कम अंतर वोटों से भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी हारी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें ब्राह्मण मतों की, तो ब्राह्मण मत और क्षत्रिय मत कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ नहीं गए, इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को दिखा। हालांकि अब इसे कंट्रोल में करने के लिए और 2027 के रण का एयर बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अब तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल ही कह दिया था कि वह पीडीए को छाड़ देंगे और पीडीए के सहारे आने वाले चुनाव में नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी से यूपी में काफी अच्छा रहा, तो उससे ये लगा कि समाजवादी पार्टी को जो एक खोया हुआ टेम्पो था या जो खोया हुआ मोमेंटम था आसिफ, वो मिल गया है, रफ्तार मिल गई है। और उपचुनाव भी अगर जीत जाते या अच्छा प्रदर्शन रहता, क्योंकि महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गए, तो 2027 के लिए जो जमीन तैयार कर रहे थे वो और मजबूत होती और दमखम के साथ 27 में प्रवेश कर पाते। लेकिन अब क्योंकि उपचुनाव में हल्का झटका यहां पर समाजवादी पार्टी को लगा है, क्या लगता है 27 के लिए रणनीति बदली जाएगी या पीडीए ही अपनाया जाएगा और पीडीए को ही और धार दी जाएगी? देखिए, चुनावी समीकरण और चुनावी गणित जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को समझना होगा। अगर हरियाणा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो है कांग्रेस ने सपा से दूरी बनाई और जो सपा का
हरियाणा में जो वोट बैंक है वह कांग्रेस की तरफ न जाकर बीजेपी की तरफ रुख कर गया। यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हुआ। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने एक साथ चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी प्लस हो गई और सपा को यह लगा कि उनका पीडीए फार्मूला कामयाब रहा। लेकिन अब जिस तरह से जो चुनाव नतीजे आए उपचुनाव के, तो यह कहीं न कहीं टेंशन भरी है। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सारा दोष ईवीएम पर मढ़ा और साथ ही साथ प्रशासन पर मढ़ा, लेकिन उन्होंने इस बात पर यह ध्यान नहीं दिया कि आखिर उनकी हार क्यों हुई। अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो समाजवादी पार्टी भीड़ देखकर जो है उसे यह लगा कि उसकी जीत हो रही है। 9 सीटों पर जीत का बड़ा दावा भी किया। लेकिन अगर बात करें वोटिंग की, हालांकि कुछ ऐसे वीडियोज भी आए चुनाव के दौरान गड़बड़ी हुई जिसको चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। लेकिन जिस तरह से अगर चुनावी गणित और समीकरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी ने अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी कर ली थी। जो गलती बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान की थी वो उसे सुधारा और एक एक वोटर पर बीजेपी की पूरी नजर। बिल्कुल यही वजह थी आसिफ की अब की बार यूपी में हुए 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा और समाजवादी पार्टी को हल्का झटका जरूर लगा है। हालांकि 27 के रण में उतरने से पहले अभी से जमीन तैयार करना समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। किस तरह से जमीन को तैयार किया जाता है, किस तरह से रणनीति बनाई जाती है, उसके लिए इंतजार। मोहम्मद आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात संभल की कर लेते। संभल से बड़ी खबर आप सभी को बताते, जो आज संभल में हुए बवाल को लेकर अब एसपी का भी बयान सामने आया है। इस दौरान जितना फोर्स हमारे पास थी उतनी उपलब्ध कराई। पुलिस ने पहले भीड़ को जाने के लिए बोला। भीड़ के हमलावर होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने अभी तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। उपद्रवियों द्वारा चलाई गई गोली के खोखे भी बरामद हुए हैं। मोहल्ले के घरों की तलाशी लेने पर हथियार मिले हैं। पुलिस के कुल 20 लोग घायल हुए, सभी का इलाज जारी है। तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने का रिक्वेस्ट भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में जिस तरह से शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है, जब प्रशासन की टीम जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंचती है तो वहां संभल में बवाल भड़क जाता है। ऐसे में संभल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। भारी संख्या में लोग मस्जिद के पास पहुंचते हैं और पुलिस टीम पर और प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर देते हैं। ऐसे में संभल से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में संभल की स्थिति को लेकर एसपी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी फोर्स उनके पास थी उतनी उपलब्ध कराई गई। पुलिस ने पहले भीड़ को जाने के लिए बोला। भीड़ के हमलावर होने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तो आप देख सकते हैं किस तरह से संभल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन की टीम जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची थी क्योंकि कोर्ट में मामला है और कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था उसी के मद्देनजर हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहां पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज नजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा है वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। इससे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं। तो संभल से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से संभल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
तो कोर्ट के आदेश के बाद संभल की जामा मस्जिद में जब प्रशासन की टीम सर्वे के लिए पहुंचती है तो वहां बवाल भड़क जाता है और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। सतीश हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं। सतीश, अगर बात करें जिस तरह से प्रशासन की टीम हमने देखा, कल दिन भर आपने अपडेट दी किस तरह से प्रशासन की टीम सर्वे के लिए पहुंचती है और तब से ही संभल में स्थिति तनावपूर्ण है। 3 लोगों की मौत भी हो गई है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास है इस वक्त? रिया जी, हम बता रहे जिससे सुबह की जो सुबह से ही जो बवाल बच गया और यहाँ पर लगातार पब्लिक ने जो पथराव किया गया, अग्नि की गई, गाड़ी में आग लगाई गई, उसको पथराव किया गया। करीब 20 से 25 लोग पुलिस में घायल हो गए हैं, जिसमें एसपी और कई लोग ऐसे घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। 1 कांस्टेबल के सर में चोट लगी जो मेरठ में भर्ती कराया गया है, जिसको लेकर के यहाँ पुलिस चप्पे पर मौजूद है और वहाँ पर जो है ड्रोन की निगरानी से की गई थी और जो उनकी जो लोगों ने गाड़ी में आग लगाई है उनकी पहचान की जा रही है। अब तक 20 से 21 लोग गिरफ्तार कर दिए चुके हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी पुष्टि डीआईजी कर चुके हैं। बात की जाए तो यहाँ पर जो है नेट सेवा बंद कर दी गई है 24 घंटे के लिए संभल में, और स्कूल जो है कक्षा 12 तक के लिए स्कूलों के लिए बंद कर दिया गया है। और सबसे बड़ा कहा कि जो बाहरी लोग आना है वो आने के लिए संभल नहीं आ सकते, आने सकते जाने सकते, सबके लिए रास्ते बंद कर दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। क्योंकि जो बाहरी लोग आगे, नेता हो जो कोई भी हो, जो किसी के रिश्तेदार हो, कोई भी जो है संभल में अपने एंट्री नहीं कर सकता, उनके लिए दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ा सवाल होता है जिससे बात की जाए कि इनका कहना प्रशासन की हमारे पास जितनी फोर्स में लगा दी गई, उन्हें पता होता है कि ये एक बड़ा मामला है। जो सतीश, जब कोर्ट के आदेश के बाद ही मस्जिद का सर्वे हो रहा है तो दिक्कत कहां पर आ रही है? लोगों का क्या कुछ कहना है? आखिर क्यों इतनी तनावपूर्ण स्थिति वहां पर, एक सर्वे को लेकर सिर्फ इतना तनाव? हम आपको बता रहे हैं जिस प्रकार 7:30 बजे सर्वे स्टार्ट हुआ, उसके बाद में जो है करीब 8:30-9 बजे के बाद में भीड़ इकट्ठा हुई और इकट्ठा होने के बाद पुलिस से नोक-झोंक करने लगी। तो पुलिस ने समझाया कि ये सर्वे है, कोर्ट का आदेश है, जो सर्वे में मान्य होगा, जो आदेश आएगा वही मान्य होगा। जहाँ से हरी मंदिर है, जो साई जामा मस्जिद है, ये कोर्ट जो आदेश करेगा उसको मान्य होगा, आप सर्वे कर ले लीजिए। पर वो लोग तैयार नहीं थे सुनने के लिए, उन्होंने पुलिस से नोक-झोंक की और पथराव शुरू कर दिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब से 20 से 21 जो है पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जी, क्योंकि सतीश, पुलिस की तरफ से जो बयान जारी हुआ है वो हमने सुना, पुलिस का कहना है कि कोई भी ऐसा वेपन जो है वो पुलिस के द्वारा चलाया नहीं गया जिससे किसी की जान चली जाए, सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे गए और थोड़ी लाठियां भाजी गई। तो जिन 3 लोगों की मौत हुई है, मौत की क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? हम बता रहे हैं जिस तरीके से भगदड़ बची थी, भगदड़ बचने के बाद में ये पता नहीं चल रहा था कौन कहाँ जा रहा है। पुलिस कहीं पथराव हो रहा था, पुलिस भी अपने बचाव के लिए लाठी चार्ज की गई थी। तो ये बताया जा रहा है कि पुलिस का कहना है कि ऊपर से गोलियां बरसाई गई थी, जो मकानों की छतों पर बैठे थे उनकी गोलियों से ये लोग मरे हैं। लेकिन पुलिस ने तो जो है आंसू गैस के गोले और रबड़ के गोले छोड़े थे, पुलिस ने कोई फायर नहीं किया गया था। इनकी तरफ से पुलिस की तरफ फायर किया गया था, पुलिस की तरफ इन्हें पथराव किया जा रहा था। दूसरे सवाल की इनके पास हथियार थे, वहाँ दाने पड़े मिले थे, कई साबुत ऐसे मिले हैं कि ये उन्होंने शुरुआत जो मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर आया, आने के बाद में सीधा नोक-झोंक करी, नोक-झोंक करने के बाद में सीधा इन्होंने पथराव किया और फायरिंग। सतीश, जिस तरह से पथराव किया गया और आपने जैसा कहा कि मोहल्ले के जो घर थे जब उनकी तलाशी ली गई तो वहां हथियार भी मिले, तो क्या पहले से प्लान था ये पूरा अटैक? सोच समझ के किया गया था? क्योंकि जब भी ऐसे स्थिति होती है कि पथराव होता है और जो घर है वहां जब तलाशी ली गई तो हथियार मिले, क्या पहले से सोचा गया था, प्री प्लान था? जी बता दूं, जिस तरह से इलाका और वहाँ पर प्री प्लान पहले था। इन लोगों ने कल ही बना रखा था कि 19 तारीख के लिए सर्वे शांतिपूर्ण व्यवस्था में हो गया था। लेकिन जब शनिवार के लिए हुआ तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। उन्हें यह अंदाजा था कि जैसे पिछली बार सर्वे हुआ था ऐसे शांतिपूर्ण में सर्वे हो जाएगा। लेकिन ये जो है सर्वे के दौरान जब भीड़ इकट्ठा हुई और उन्हें ये भी अंदाजा नहीं था कहाँ से पत्थर लेकर आए लोग, कहाँ से हथियार लेकर आए, पुलिस के लिए अंदाजा नहीं लगा। जिस तरीके से नई ईंटें पत्थर जो है ये थैलों भर के लेकर आए, आने के बाद में सीधा इन पर पुलिस को बाहर करना चालू कर दिया। ठीक है सतीश, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, संभल से तस्वीरें किस तरह से वहां पर मस्जिद के सर्वे को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी का दौरा है। यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को वो संबोधित करेंगे। गंगा पार डोमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुबह करीब 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से रवाना होंगे।
करीब 4 घंटे वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। साथ ही गंगा पार डोमरी में ये शिव महापुराण कथा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुबह करीब 11 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से रवाना होंगे और करीब 4 घंटे वाराणसी में वो रहेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी का दौरा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 11 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। वहीं 4 घंटे वो वाराणसी में रहेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का वो शुभारंभ करेंगे, वहां लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं हरदोई में भीषण सड़क हादसा हो गया, 5 बारातियों की मौत हो गई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। बोलेरो और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। कटरा बिल्हौर मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जिसमें बारातियों से भरी एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची। 5 बारातियों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है, वहीं 4 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है। तो हरदोई से ये दुखद घटना, जहां एक बोलेरो गाड़ी और बस में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 बारातियों की मौत हो गई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बस का जो बोनट है, आगे का हिस्सा है, वो पूरी तरह से पिचक गया है। तो बस और बोलेरो कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस पूरे हादसे में 5 बारातियों की मौत हो गई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी का। आनंद, किस वक्त यह हादसा हुआ और हादसे की क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि ये रोड जो ऐसा है, इस रोड पे इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें लगभग 11 से 12 लोगों की मौत हुई थी। आज एक हादसा हुआ है जो कानपुर से बोलेरो आ रही थी, वापस हरदोई आ रही थी, जो जहां पे एक अनियंत्रण बस जो थी, जो बघौली से बारात लेकर आ रही थी, वो बस आमने सामने और वहाँ गौरी चौराहे के पास बोलेरो की आमने सामने टक्कर हुई। जो बोलेरो में 9 लोग सवार थे, जिसमें कि 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और हालांकि जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मल्लावा सीएससी से उनका उपचार चल रहा है। जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि मल्लावा पुलिस मौके पर पहुंची, सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन आपको बता दें, जो बस चालक है, वो उनकी गाड़ी अनियंत्रण हो गई थी, वो जाके बोलेरो से टकराई, जिससे लगभग 50 मीटर तक बोलेरो के परखच्चे उड़ते चले गए, बस के साथ घसीटते चले गए। हालांकि देखने की बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि वहां पे जो रोड है वो अंधेरे का रोड है, कोहरा भी चल रहा है, सर्दी के दिन भी आ गए हैं, लेकिन वहां पे अगर कोई भी बंदोबस्त लाइट का कर दिया जाए तो वहां पे ये हादसा ना हो। इसी कारण ये बड़े हादसे हो रहे हैं लगातार। जी आनंद, जिस तरह से, क्योंकि आपने कहा कि बोलेरो में जितने लोग सवार थे, 5 की मौके पर ऑन द स्पॉट मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल है। क्या ये 5 जिनकी मौत हुई है सभी एक ही परिवार के एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं? परिवार से ताल्लुक तो रखते हैं, लेकिन एक परिवार के नहीं है। हालांकि एक परिवार से ताल्लुक तो जरूर रखते हैं, लेकिन रिश्तेदारी में है। लेकिन बारात गई थी, वहां से बारात मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल? जी बिल्कुल, महिलाएं हैं, लेकिन बच्चे तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि बच्चे हैं कि नहीं है। लेकिन हाँ, महिलाएं हैं और पुरुष हैं। हालांकि जो 4 लोग गंभीर रूप से जो घायल हैं, उनकी भी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। हो सकता है कि अभी डॉक्टरों ने उनका कोई वो नहीं किया है कि क्या इनकी हालत, क्या स्थिति है, क्या नहीं है, कुछ बताने को डॉक्टर भी तैयार नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति भी नाजुक है। क्योंकि जिस हिसाब से बोलेरो और बस की जो टक्कर हुई है, वो बहुत ही भयानक जैसे देखने था कि मतलब बोलेरो के परखच्चे उड़ गए, तो उसमें जाहिर सी बात है कि कोई बचना तो नामुमकिन था। लेकिन जो अपनी जिंदगी और मौत से चार के चारों लड़ रहे हैं, देखना ही होगा कि वो कैसे बच पाते हैं। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं हरदोई से, तस्वीरें जहां
बारातियों से भरी बस और एक बोलेरो गाड़ी के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। बोलेरो में सवार 5 बारातियों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।